हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे थे बसंती उपन्यास। टोटल बसंती उपन्यास में 15 अध्याय हैं, जिसमें हम 12 अध्याय को ख़त्म कर चुके हैं। आज पढ़ेंगे 13वां अध्याय। अब तक की कथा में दोस्तों आपने देखा कि बसंती के पिताजी उसे 1200 रुपये में बेच दिए थे। फिर बसंती उस मतलब कि बुलाकी के साथ, लंगड़ा बुलाकी था जो दर्जी था पेशे से, उसके साथ शादी करने के लिए तो बसंती दीनू के साथ भाग गई थी। भाग कर वो गई थी हॉस्टल में, और हॉस्टल में थी, वहाँ पे हॉस्टल का कोई स्टाफ देख लिया और फिर दीनू को जो है कि हॉस्टल से निकाल दिया गया। इसके बाद दीनू बसंती के साथ था। इसके बाद जो है एक दिन ऐसा आया कि 300 रुपये में बसंती को दीनू अपने दोस्त के हाथ बेचकर वापस अपने गांव चला गया। जब वो गांव चला गया तो बसंती वापस आई और अपनी वहीं पे आई जहाँ पे वो बर्तन चूल्हे का कार्य कर रही थी। लेकिन वहाँ से भी संयोग इतना ख़राब था कि जिसके घर वो काम करने के लिए आई उसने भी अपने सहेली के घर भेज दिया, जहाँ पे आप देख पाएंगे। तो 2 दिन के बाद ही वहाँ से उसके पिताजी और उसके बहनोई ने उसे पकड़ लिया और वापस लाके बुलाकी के साथ शादी कर दिए। जब शादी किए तो बसंती के पेट में बच्चा था और वो फिर बुलाकी के साथ उसके घर चली गई और घर गई। इसके बाद वह घूमने के लिए एक दिन निकली हुई थी कि लगभग 1 साल बीत चुका था लगड़ा दर्जी के साथ उसको। इसके बाद वो निकली थी बाहर मार्केट में, जहाँ पे उसकी मुलाकात पुनः जो है कि हो गया उसके दोस्त। ठीक है, उसके दोस्त से मुलाकात हुई और तब उसके पास एक बच्चा भी हो चुका था जब दीनू उससे चौराहे पर मिला। और बच्चे सहित दीनू के साथ वापस बसंती कहाँ चली गई, अपने दीनू के घर। घर से दीनू ने अपनी पहली पत्नी रुक्मी को लेकर दिल्ली आया था। उसको बच्चा नहीं हो रहा था, उसका इलाज करवाने। अब दोनों महिलाएं, एक पुरुष, दोनों एक कोठरी में रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया। बसंती दीनू से चिढ़ने लगी। फिर उसने एक दिन खरी खोटी सुनाई। फिर जो है कि सबको भूल के फिर आगे की जीवन उसने ये भी सोचा कि जहाँ जो है बूढ़े के साथ मेरी शादी हुई थी उससे तो अच्छा दीनू ही है। आइए उसी के आगे की कथा को आज प्रारंभ करते हैं। दूसरे दिन जब बसंती उठकर बाहर आई तो सदा की भांति ही सबके साथ हंस बोल रही थी, मानो रात का कांड हुआ ही न हो। महारानी जी, तुम आग जलाकर चाय के लिए पानी रखो, मैं दूध लेकर आती हूँ। उसने रुक्मी को कहा। फिर उसी तरह कोठरी के अंदर झांक कर दीनू को संबोधित करती हुई बोली, अभी साहिब बहादुर सो रहे हैं, चाय तैयार होने तक जाग जाएंगे, तो चाय बना। इसी तरह काम पर जाने से पहले रुक्मी की हिदायत देने लगी। रुक्मी को हिदायत देने लगी, पानी का घड़ा भरकर ले आना, नल 10 बजे बंद हो जाते हैं। फिर हंसकर बोली, किसी से पूछ लेना 10 कब बजते हैं, और साहिब बहादुर का कुर्ता और पैंट नल पर से ही धो लाना। फिर उसी लहजे में साहिब बहादुर से बोली, साहिब बहादुर, मैं काम पर जा रही हूँ, लंच पर मुलाकात होगी, टाटा। बसंती बाबू के घरों से सुने वाक्य किसी अभिनेत्री की तरह दोहरा रही थी। वह बाहर निकल गई और फुर्ती से अपनी साड़ी का पल्लू कमर में खोस लिया। फिर चलते चलते ही बीड़ी सुलगा ली और लंबे लंबे कस लेती हुई मोहल्ले की ओर बढ़ गई। कल तक बात बात पर दीनू का मुंह जोहने वाली बसंती आज अपने आप ही घर की मालकिन की तरह व्यवहार करने लगी थी, जैसे उसने अपने को पहचान लिया हो, जैसे उसने ये भी समझ लिया हो कि घर टूट नहीं सकता, इसे बनाए रखने में ही कुशल है। दीनू पप्पू को बहुत चाहता है, मैं पप्पू को उससे अलग अलग क्यों करूं। दीनू रुक्मी को भी नहीं छोड़ सकता, वह उसे यहाँ लाया है तो कैसे छोड़ दे। रुक्मी अब उसे सौत नजर नहीं आ रही थी, पर एक ऐसी औरत जो उस पर निर्भर थी, जो उसकी कमाई खाती थी। बसंती की नज़र में एक संतुलन सा आ गया था, और संतुलन आते ही अपनी स्थिति पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई थी। दबती तो वह पहले भी नहीं थी, करती थी सदा मनमानी ही थी, पर अब मानो उसने अपनी स्थिति का भेद पा लिया हो और निसहायता, संशय, अनिश्चय का भाव शरद के सूखे पत्ते की तरह
झड़ गया हो। एक मतलब कि होता है ना, जैसे ठंडी आती है तो पत्ते सूखने लगते हैं, फिर बसंत ऋतु आता है तो नए पत्ते आ जाते हैं। उसी का लेखक यहाँ पे, उसी के उदाहरण के माध्यम से लेखक यहाँ समझा रहा। शरद के ही एक रात में यह सब हो गया था। वह अपना लड़कपन लांघाई थी और घर में स्त्री की भूमिका निभाने लगी थी। दिन फिर बीतने लगे। उसने साइकिल चलाना सीख लिया और अब काम पर जाती तो दीनू की साइकिल पर बैठकर बीड़ी के कस छोड़ती हुई, चुस्त दुरुस्त उजले कपड़े, पीछे जूड़ा बंधा हुआ और उसमें लाल रंग का रिब्बन लहराता हुआ, घरों में चौका बर्तन का काम पर पहले भी बड़ी मुस्तैदी से करती थी। सुबह सवेरे काम पर निकल जाती, जाने से पहले घर का सारे प्रबंध करके जाती, पप्पू को दूध पिला जाती, घर वालों को हिदायतें भी दे जाती। 3 घर निपटाकर वह साइकिल के पैडल मारती, घर लौटती और घर के अंदर घुसते ही सिर पर से पल्ला उतार फेंकती, पप्पू को दूध पिलाती और आग सुलगाकर रोटियां बनाने लगती। दीनू और रुक्मी उसके साथ बदल तो नहीं गए थे, लेकिन उसके साथ वे बराबरी भी नहीं कर सकते थे। रुक्मी बसंती से खम भी खाती थी और उससे डाह भी करती थी, पर अंदर ही अंदर वह दिल्ली में अपने पति के साथ आई थी, पर यहाँ पति का दबदबा भी वह नहीं रह गया था जो गांव में रहा करता था। यह कलमुही कौन है जो कोठरी में आ घुसी है और अपने बेटे को भी साथ ले आई है और मेरे छाती पर आकर बैठ गई है। कभी कभी एक सालती हुई आग की लपट उसके अंदर उठती और उसका कलेजा चाट जाती, पर फिर उसकी निसहायता उसे और भी ज़्यादा दुर्बल और शिथिल बना देती। उसके बच्चा नहीं हुआ, जबकि इस कलमुही ने दीनू की गोद में अपना बच्चा डाल दिया है। दिल्ली शहर में वह कोठरी के बाहर कदम नहीं रख सकती। बात बात पर बसंती का मुंह जोहना पड़ता। वह पैसे न दे तो घर में चूल्हा नहीं जलता था और अपने इलाज के लिए भी वह बसंती पर ही आस लगाए बैठी थी कि सदा इसकी मदद से कभी उसका गर्भ टिक जाए। उधर दीनू पहले की तरह ही ऐंठता था, पहले की तरह गुर्राता भी था, अपनी हुकूमत भी चलाता था, पैसे भी बसंती से ऐंठ कर ही ले जाता था, लेकिन अंदर ही अंदर वह भी जानता था कि बसंती पर वह पहले की तरह हुकूमत नहीं चला सकता। इधर और भी बहुत सी बातें हुई। लंगेदर जी ने सचमुच मुकदमा कर दिया और महीने में एक आध बार पेशी भी होने लगी। कचहरी में दीनू भी गया और वहाँ पर बयान दे आया कि मेरी शादी बसंती से हो चुकी है और उसने इसलिए शादी की है कि उसके घर बच्चा नहीं हो रहा था। शादी के सबूत अपने बच्चे को भी पेश किया। मुकदमे के कारण बसंती का बाप बहुत सटपटाता था, लेकिन दीनू और बसंती को डराने धमकाने के बावजूद उसका अभी तक बना बनाया कुछ नहीं था। बसंती साइकिल पर बैठी फर्राटे से रोज उसके सामने से गुजर जाती थी। दूध के बूथ पर उसकी अपनी माँ की भी भेंट होती और माँ उसे देखकर अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेती, पर बसंती को इसकी भी परवाह नहीं थी। एक दिन अपने आप ही अपनी बोतलों का छिक्का माँ के सामने रखती हुई बोली, मुझे काम है, मैं जा रही हूँ, यह लो पैसे, मेरी बोतल भी ले लेना। मतलब कि बसंती की गृहस्थी की गाड़ी चल पड़ी थी। बसंती की गृहस्थी की गाड़ी चल पड़ी थी और लगने लगा था कि उसकी गति समतल ही बनी रहेगी। तभी कुछ एक महीने के बाद की बात रही होगी कि बसंती श्यामा बीबी के घर जा पहुंची। श्यामा बीबी वही जिनके घर वो चूल्हा बर्तन का कार्य कर रही थी। श्यामा बीबी के घर वहाँ फिर से थोड़ा बहुत आने जाने लगी थी। हालांकि श्यामा बीबी की आंखों में पहले जैसी सद्भावना नहीं रह गई थी। बसंती ने श्यामा बीबी को दहलीज पर कदम रखा ही था कि श्यामा बीबी ने छूटते ही उससे कहा, तो चोरियां करती फिरती है, मुझे बदनाम कर रही हैं। मैंने किसकी चोरी की है बीबी जी? बसंती ने हंसकर कहा। बसंती की समझ में नहीं आया कि श्यामा बीबी ठिठोली कर रही हैं या सचमुच शिकायत कर रही हैं। बसंती अपना बच्चा गोद में उठाए हुए थी और खुद हल्के पीले रंग की साड़ी पहने हुए थी। कोई इधर देखकर
कोई उसे देखकर यह नहीं कह सकता था कि यह घरों में चौका बर्तन करती है। पप्पू को तो विशेष रूप से बना संवार कर लाई थी। उसके सिर पर फुदकने वाली गुलाबी रंग की टोपी थी, आंखों में काजल था और पाँव में मोजे थे। तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? इतनी बढ़िया कपड़े बच्चे को भी पहना रखे हैं और खुद भी पहने हुए हैं। बसंती हंस दी। ओ बीबी जी, पहले पूछ तो लिया होता, बसंती ने कहा। सचमुच? बसंती ने कहा, सचमुच। मूढ़े पर श्यामा बीबी के निकट बैठ गई। यह साड़ी तो मुझे मेरे घर वाले ने लेकर दी है। कौन से घर वाले ने? लंगड़े दर्जी, बुलाकी राम ने। और किसने? और वह फिर हंसने लगी और बुलाकी की नकल उतारते हुए बोली, कहने लगा, देख तो बसंती रानी, तेरे लिए क्या लाया हूँ। तेरा नाम भी बसंती, साड़ी भी बसंती। और खी खी करके हंसने लगी। बच्चे के जूते ये कहाँ से लिए हैं? लंगड़े दर्जी का घर छोड़े तो तुझे महीनों बीत चुके हैं। बसंती का चेहरा लाल पड़ गया। ये भी कहीं से मिल गए हैं? कहाँ से मिले हैं? ओ बीबी जी, आप तो पीछे ही पड़ जाती हैं। मिल गए कहीं से? और ये नायलान के मोजे, यह तो अपने ही हैं बीबी जी। तू मेरे घर नहीं आया कर बसंती। क्यों बीबी जी? आप कहेंगी तो नहीं आऊँगी। तू ये करतूत करने लगी है, तुझे कोई घर में घुसने नहीं देगा। सच सच बता, तूने बच्चे के जूते कहाँ से लिए हैं? इस पर बसंती धीमे से बोली, छोटी मोटी चोरी तो सभी करते हैं बीबी जी, पर मैंने नहीं की। तूने कहाँ से लिए? पप्पू के जूते बीबी जी मुझे पार्क में मिले थे, जहाँ बच्चे झूला झूलते हैं ना, वहाँ एक झाड़ी के पास पड़े थे। पहले दिन मैंने नहीं उठाया, उन्हें थोड़ा और पीछे सरका दिया, झाड़ी के नीचे कर दिया। बसंती हंसने लगी। दूसरे दिन भी उन्हें लेने कोई नहीं आया। फिर जब अंधेरा हुआ तो मैंने उठा लिया। बसंती ने चुटकी बजाते हुए कहा, यह चोरी तो नहीं ना? चोरी नहीं तो क्या? यह आधी चोरी है बीबी जी, पूरी चोरी नहीं। और मोजे बीबी जी मैंने अपने पैसे से खरीदे हैं। सच? नायलान के मोजे तूने अपने पैसे से खरीदे हैं? लंगड़े दर्जी के पैसे से? वहाँ भी तो अपने ही पैसे थे ना? बसंती ठहाका मारकर हंस दी। ये तो मेरे पास बहुत दिन से पड़े हैं। जूते अच्छे हो तो मोजे भी अच्छे होने चाहिए। पार्क में तो बीबी जी किसी को मालूम भी नहीं पड़ता कि पप्पू मेरा बच्चा है। वहाँ तो लोग समझते हैं कि मैं इस बच्चे की आया हूँ, इसे घुमाने लाई हूँ। सच? पर श्यामा बीबी के चेहरे पर अविश्वास का भाव देखकर बसंती बोली, देखो बीबी जी, जो कुछ तो मैं अपने पप्पू के लिए करती हूँ ना, उसे तो मैं चोरी सब मानती ही नहीं। कोई कुछ भी कह ले, अपने लिए कुछ उठाऊँ तो बेशक मुझे चोर कह लो। श्यामा बीबी अभी भी उसके चेहरे की ओर घूरे जा रही थी। बसंती ने अपनी सफाई देते हुए कहा, ओ बीबी जी, कुछ लोगों के घर में तो इतनी चीज़ें बिखरी रहती हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं होता कि उनके घर में क्या क्या है। इसका मतलब है तू वहाँ चोरी कर ले? चोरी कौन करता बीबी जी? मैं तो यूँ ही आपको बता दे रही हूँ, मांग कर ले तो तुझे कोई दे भी देगा। श्यामा ने कहा, मांगने पर कोई कुछ नहीं देता बीबी जी। मांगो तो कोई कच्ची कौड़ी की भी चीज़ नहीं देता। तू तो निरी जानवर है। क्यों बीबी जी? मैं जानवर कैसी हुई? पप्पू को इतने अच्छे कपड़े पहनाएगी तो कोई भी तुझे घर में घुसने नहीं देगा। सब तुझे चोर समझेंगे। बच्चे को अच्छे कपड़े पहनाओ तो भी चोर, अपने पैसे से खरीद कर पहनाओ तो भी चोर। श्यामा बीबी बसंती के चेहरे की ओर देखती रही। फिर उपेक्षा के स्वर में बोली, आज आई कैसे? ओ बीबी जी, सच में मैं आपको बहुत बड़ी खबर सुनाने आई हूँ। आपको बहुत बड़ी खबर सुनाने आई हूँ कि उसकी जो रुक्मी है दीनू की, उसको पेट में बच्चा है। दूसरी बातें शुरू कर दी। रुक्मी के बच्चा होने वाला है। अच्छा, उसका गर्भ सचमुच ठहर गया है। बीबी जी सारा दिन लेटी रहती है। तू उसे मेरठ ले गई थी क्या? शकुंतला वाली दवाई दी थी? नहीं बीबी जी, दीनू उसे डॉक्टरनी के पास ले गया था। मैं भी साथ में गई थी। उसने कहा बस लेटी रहे, उसके मज़े हैं। बीबी जी घर का कोई काम वाम नहीं करती, सारा वक्त लेटी रहती है।
कुछ देर तक श्यामा बीबी चुप बनी रही, फिर सिर झटक कर और भौहें सिकोड़ कर बोली, तू सारी उम्र मारी मारी फिरेगी बसंती। क्यों बीबी जी? उसके बच्चा हो गया तो घर में तुझे कोई जूती बराबर भी नहीं समझेगा। क्यों बीबी जी? बसंती का चेहरा पीला पड़ गया और वह श्यामा बीबी के चेहरे की ओर देखने लगी। आप ठीक नहीं कह रही हैं बीबी जी, पप्पू से वह बहुत प्यार करता है, वह तो उसे अपनी गोद में से उतारता ही नहीं। मैं बता रही थी कि उसे अपनी गोद से वह उतारता ही नहीं। आगे चलेंगे। क्या बीबी जी? बसंती का चेहरा पीला पड़ गया और हाँ, उतारता ही नहीं। पप्पू से प्यार उस वक्त तक ही जब तक उसका अपना बच्चा नहीं हो जाता। क्यों बीबी जी? यह तो कचहरी में भी कहा आया है कि उसकी मेरी शादी हुई है। कह आया है तो कह आया है, पर तुझे अपने पास रखे या नहीं रखे यह तो उसकी मर्जी है ना। मेरे बिना यह घर चल ही नहीं सकता बीबी जी, मैं ही तो अकेली काम करती हूँ। श्यामा बीबी ने फिर से सिर झुटक कर कहा। सुन बसंती, तेरी हैसियत तो इस घर में तेरे बच्चे की वजह से है। रुक्मी को बच्चा हो गया तो तेरी हैसियत 2 कौड़ी की रह जाएगी। हैसियत क्या होती है बीबी जी? हैसियत यह होती है कि फिर तुझे इस घर में कोई पूछेगा नहीं। बसंती एकटक श्यामा के चेहरे को देखे जा रही थी। या तो यह हो कि अब की बार भी उसका बच्चा न हो, पर अगर न भी हो तो दीनू जो चाहे कर सकता है। क्या कर सकता है बीबी जी? क्यों? उसके बच्चा न हो और वह पप्पू को लेकर यहाँ से चला जाए। आप क्या कहती हैं बीबी जी? पप्पू को मुझसे कौन छीन सकता है? अगर कचहरी वालों ने तुम्हारी शादी को बात मान ली तो दीनू बिट्टू का बाप हुआ है या नहीं? पर वह यह थोड़े ही कर सकता है कि मेरे बेटे को ले जाए और मुझे यहाँ छोड़ जाए। वह कुछ भी कर सकता है। बसंती सिर हिलाती नहीं रही, लेकिन उसका दिल आशंका से भर उठा। तू तो अंधी है बसंती, तू तो क्या है? अंधी है बसंती। ठीक है, तू तो अंधी है बसंती, तुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता। दीनू कोई काम नहीं करता, बल्कि जैसे काम वह करने लगा है उनसे तो एक दिन पकड़ा गया तो जरूर जेल खाने की हवा खाएगा। उधर गांव में उसकी ज़मीन है, बूढ़ी माँ है, वह अपनी बीवी को गांव में छोड़कर वापस भी तो लौट सकता है बीबी जी। पहले भी तो उसकी बीवी गाँव में रहती थी और वह शहर में रहता था। मैं क्या जानूँ क्या होगा, पर मुझे तो आसार अच्छे नज़र नहीं आते। बसंती को श्यामा की बातें समझ में नहीं आ रही थी। श्यामा बीबी की सोच ही निराली थी। वह बसंती का दिल दहल सा गया और मन में सशंकित हो उठा। तू पागल न होती तो तेरी यह हालत ही क्यों होती? मैं क्या किया बीबी जी? बिना जाने समझे दीनू के साथ भाग गई। यह पागलों वाली बात नहीं थी तो क्या था? ओ बीबी जी, उसके साथ नहीं जाती तो बूढ़े के साथ बांध दी जाती। वो बताती है उसकी भागने की मजबूरी क्या है, बांध दी जाती। फिर जो भुगतना है वो बीबी जी, बसंती ने कहा और चुप हो गई। श्यामा बीबी की बातें को सुनते हुए एक अंधियारा सा साया बसंती की आंखों के सामने उतर आया। एक विचित्र सा परिवर्तन आ गया। पहले श्यामा बीबी की बात करती थी तो उसमें सद्भावना का स्वर सुनाई पड़ता था। अब सद्भावना के स्थान पर एक प्रकार की कटु आलोचना आ गई थी। बसंती के प्रति अपना कर्तव्य वह अभी भी निभाती थी, लेकिन जैसे वह अब केवल औपचारिकता का निर्वहन कर रही थी। उधर बसंती जो पहले से कभी भी श्यामा बीबी की बातों की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं देती थी और बात पर तो क्या बीबी जी कहकर उड़ा दिया करती थी, अब श्यामा बीबी की बातों को ध्यान से सुनने लगी थी और उसने सुनते हुए उसके अंदर सिहरन सी उठती थी। पहले सारा वक्त तो उसके मन में एक प्रकार की तरंग सी उठती रहती थी। अब श्यामा बीबी की बातें सुनते हुए उसका दिल डूब जाता है।
दोनों एक दूसरे के सामने बैठी थी। बसंती की ओर देखते हुए श्यामा का मन फिर से सशंकित हो उठा था। जाने यह कौन है और क्या करती है, करती फिरती है। जिस आदमी के साथ रहती है वह भी कोई आवारा सा आदमी है। मैंने इसे बहुत ढील दे रखी है, कहीं किसी दिन मुझे पछताना ही न पड़े। बसंती कुछ देर तक बैठी रही, फिर उठ पड़ी। अच्छा बीबी जी, अब चलूँगी, बहुत देर हो गई, अब घर जाकर खाना बनाऊँगी। बच्चे को बाहों में लेकर बसंती ने अपना थैला उठाया, सीढ़ियों की ओर बढ़ गई थी कि श्यामा बीबी को शक हो गया। थैले में क्या कुछ उठाए घूम रही बसंती? दिखा तो, इसमें क्या है? कुछ भी नहीं है बीबी जी, पप्पू के कपड़े हैं, देखो तो। और श्यामा ने आगे बढ़कर उसके थैले में हाथ डाल दिया। थैले के अंदर एक बड़े से डिब्बे पर उसका हाथ लगा। यह क्या है? श्यामा बीबी ने कहा और उसने बाहर निकाल लिया। वहाँ बड़ा सा हार्लिक्स का दूध का डिब्बा। यह कहाँ से उठा लाई बसंती? बाजार से लिया है बीबी जी, पूरे 11 रुपए में। 11 रुपए लगे हैं। घर में कभी पप्पू को दूध मिलता है, कभी नहीं मिलता। मैं यहाँ ले आई। देर तक श्यामा बीबी बसंती के चेहरे की ओर देखती रही, फिर डिब्बे को वापस थैले में रखते हुए बोली, आगे से आओ तो अपना थैला नीचे आंगन में रखकर आया करना। बसंती और कमरे की ओर घूम गई। घटनाएं तेजी से घटने लगी, और घटनाएं भी ऐसी जिनकी उम्मीद नहीं की जा सकती। एक तो यहाँ की रुकवी, अब ये दृश्य 14 शुरू हो रहा है, आपको बताना चाहेंगे। टोटल 15 दृश्य हैं। कोशिश रहेगी कि जल्दी से वीडियो को समाप्त किया जाए और इस पुस्तक को भी समाप्त किया जाए, है ना। एक तो यहाँ की रुक्मी का बेटा हुआ। रुक्मी के बच्चा होने पर बसंती की प्रतिक्रिया अजीब सी हुई। टिमटिमाते दिए की लौ में जहाँ दाई रुक्मी की देखभाल कर रही थी, बसंती उसके पास बैठी थी। बसंती फटी फटी आंखों से रुक्मी को छटपटाहट को देखे जा रही थी। उसकी प्रसव पीड़ा में एक ओर तो बसंती गहरी वेदना का अनुभव करती, दूसरी ओर फटी फटी आंखों से वह यह भी देखना चाहती थी कि बच्चा प्रसूत में मर जाएगा या जिंदा पैदा होगा। और जब नन्हे मुन्ने का रुदन कोठरी में गूंजने लगा और रुक्मी हाथ पैर पटकने लगी, हाथ पैर पटकने के बाद गहरी नींद सो गई, तो बसंती के मन में एक ओर तो गहरे संतोष का सवाल सा उठा और दूसरी ओर घोर निराशा के साए भी घूमड़ने लगे। ऐसी ही मन स्थिति बच्चे के पैदा होने के बाद भी बराबर बनी रही। एक बार उसे ऐसा भास हुआ जैसे रुक्मी का दूध सफ़ेद न होकर काला है और काला दूध पीने वाला बच्चा कैसे बच सकता है? मैं सच कहती हूँ बीबी जी, उसका दूध काला है। बसंती भागी हुई श्यामा बीबी को यह सूचना देने आई। दूध भी कहीं काला होता है पगली? इसका काला है, मैंने देखा है, मैला मैला गंदा गंदा। श्यामा बीबी उसकी ओर देखती रही थी। बसंती के मन में उठने वाले जो आशंकाएं उठ रही थी, अब उठने वाले भाव उसे अधिक स्वाभाविक और अनुकूल पड़ रहे थे। तू उसके बच्चे की चिंता नहीं कर, वह तो बचेगा या नहीं बचेगा भगवान जाने, तू अपनी फिक्र कर। बसंती को जो अड़चनों मुसीबतों के बीच भी लापरवाह रहा करती थी, बसंती को जो अड़चनों और मुसीबतों के बीच भी लापरवाह रहा करती थी, अब सारा वक्त यही लगता जैसे परेशानियों के घटाटोप से घिर गई है। सारा वक्त उसके मन की धुधुकी लगी रहती, बात बात पर कुढ़ने खींचने लगती। रुक्मी के प्रसूत को 2 महीने बीत चुके थे। रुक्मी के काले दूध से बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, पर बसंती के अंदर पहले सी ही धुकी लग रही थी। हर बार जब रुक्मी अपने बच्चे को दूध पिलाने लगती थी तो बसंती अजीब नज़रों से उसे देखने लगती। हर बार जब रात को बच्चा रो उठता तो बसंती हड़बड़ाकर उठ बैठती कि शायद बच्चे को पेट में सूल उठा। कभी कभी उसे सचमुच लगता कि बसंती की सांस उखड़ी हुई है। उसे इतना भी भास होता कि बच्चे की चमड़ी नीली पड़ रही है और शरीर ऐंठ रहा है। इसे क्या हो गया, देखो तो कैसे हाथ पाँव पटक रहा है। वह एक बार खाट के पास खड़ी चिल्लाने लगी थी। उसकी आंखें टेढ़ी सी हो रही थी। दीनू ने ध्यान से
बच्चे को देखा, बच्चे के हाथों को अपने हाथ में लिया, हौले से उसकी छाती पर अपना हाथ रखा। बच्चे का सांस समगति से चलने लगा। कुछ भी तो नहीं हुआ है, इसे क्या है? दीनू ने अधिकारपूर्वक आवाज़ में कहा। यूं ही चिल्लाए जा रही है, यह रोया जो ऐसा था, ऐसे भी कभी बच्चा रोता है। जरूर उसके पेट में वो सूल उठा होगा। एक झापड़ दूंगा तेरे मुंह पर। दीनू ने उल्टा हाथ बसंती की ओर उठाते हुए कहा। सूल उठा था तो अब चुप क्यों हो गया? मुझे क्या है? अपना गंदा दूध पिलाती है, अपने बच्चे को बीमार करेगी, मुझे क्या है? रुक्मी को भी अब बसंती बुरी लगने लगी थी। उसे बसंती से डर लगने लगा कि कहीं वह उसके बच्चे को कुछ खिला नहीं दे। पुल पर बैठने वाले एक ज्योतिषी ने भी रुक्मी का हाथ देखकर बताया था कि घर के किसी व्यक्ति का साया उसके बच्चे पर भारी है। रुक्मी ने यही समझा था कि यह बसंती का ही साया होगा। बच्चे के जन्म से पहले जो बसंती उसकी नज़रों में सहेली थी, उसकी शुभचिंतिका थी, बच्चे के जन्म के बाद वही बसंती डायन बन गई थी। बसंती की बड़ी बड़ी आंखें ही उसे किसी डायन की ओर आंखों जैसी लगने लगी थी। उधर बसंती सारा वक्त बेचैन रहती। काम पर जाते समय वह पहले पप्पू को घर छोड़ जाया करती थी। दीनू और रुक्मी ही इसे खिला पिला देते थे, पर अब वह उसे अपने साथ ले जाने लगी थी। वह आंगन में खेलता हुआ और खुद घर में चौका बर्तन करती रहती, पर ऐसे काम पर पाना कठिन था। बाबू लोगों और उनकी पत्नियां को यह मंजूर नहीं था। पप्पू के हाथ से कुछ टूट जाता या वह फर्श गंदा कर देता तो मुसीबत आ जाती। उसे गोद में उठाकर ले जाना और जगह जगह उठाए फिरना भी आसान नहीं था, पर उसके लिए चारा भी क्या था। एक बार जब वह उसे दीनू के पास छोड़ आई थी तो मुश्किल से एक घर का काम निपटा पाई थी होगी कि भागती हुई वापस घर लौट गई थी और उसे उठाकर ले आई थी। बसंती की स्वभाव की सारी लापरवाही छूमंतर हो गई और उसकी जगह अंदर ही अंदर धुएं से भरी आग सुलगने लगी थी। हर बार जब रुक्मी का बच्चा रोता तो बसंती हर बार जब बसंती का बच्चा रोता तो बसंती की उम्मीदों को चाबुक सी लगती कि क्या मालूम अब की बार काले दूध ने अपना असर कर डाला हो, सचमुच बच्चे का बदन ऐंठने लगा हो। इधर रुक्मी भी पहले वाली रुक्मी नहीं रह गई थी, जिसकी आंखें बसंती की बातें सुनते हुए विस्मय और आश्चर्य से फैल जाया करती थी। अब बात बात पर कूढ़ने और बोलने लगी थी, और जब कुछ बोलती तो दीनू का झापड़ पहले से तैयार रहता था। स्थिति अब यह बन गई थी कि एक छोटी सी कोठरी में जैसे दो सांप लौट रहे थे। जहाँ उसका प्रेम परवान पे था, अब आप देख पा रहे होंगे कि उसको नफरत हो गई थी। कहीं वो सोचती थी मेरे साथ गलत कर रही हैं, वो सोचती थी मेरे साथ। वही यहाँ पे लेखक उदाहरण दिया है कि दो सांप लौट रहे हों, दोनों की स्थिति को बता रहे हैं। रुक्मी अपने बच्चे को बसंती के साए से बचाती थी, बसंती पप्पू को रुक्मी के साए से। दोनों का मन सारा वक्त सशंकित बना रहता और दोनों को आंखों में एक तरह का तिरछापन आ गया था। उसी के साथ एक और उलझन भी पैदा हो गई थी, और जो है कि बसंती जब बर्तन उर्तन धोने जाया करती थी तो उसमें भी जो है कि बता दी थी कि ये चोरी भी करती है। ये भी एक समस्या उसके सर पे आ गई थी। वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसी के साथ एक उलझन भी पैदा हो गई थी बसंती में। बस्ती में बसंती खास जाती रही, मतलब साख जाती रही थी। उजले कपड़े पहने, कभी भड़कीले साड़ी तो कभी सलवार कमीज डाले, और कभी बनी ठनी जो रहती थी उस पर भी अब लोगों की शंकाएं बन रही थीं। अपने बच्चे को गोद में लिए जब वह बस्ती की सड़कों पर जा रही होती तो गृहिणियों में खुसुर फुसुर होने लगती कि इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए कि छैली बनी घूमती है। श्यामा बीबी ने भी अपने एक आध सहेली को बता दिया था कि
उसे बसंती के थैले में से हॉर्लिक्स का डिब्बा मिला था और यह बात बहुत सी स्त्रियों तक फैल चुकी थी। उसके साथ पिछली घटनाएं भी जुड़ गई थी कि वह किसी आदमी के साथ भाग गई थी, कि वह चाल चलन की अच्छी नहीं है। पहले भाग गई थी, अब एक ऐसे आदमी के साथ रहती है जिसकी पहले से घरवाली है। यहाँ यहीं सॉरी जहाँ बसंती काम करती थी, एक मिनट, उसकी पहले से घरवाली है। यहाँ तक बस होता तो कोई बात न थी, पर एक दिन बाबू जगन्नाथ के घर में जहाँ बसंती काम करती थी, उस पर घड़ी चुराने का साफ इल्ज़ाम लगाया गया। अब बसंती ने सचमुच घड़ी चुराई थी या नहीं, भगवान जाने। उम्मीद तो नहीं थी कि बसंती ने ऐसा काम किया हो, क्योंकि इस प्रकार के जीवन से ही तो वह अपने को उबारने की कोशिश करती आ रही थी। पर फिर भी किसी के दिल में कौन जाने नतीजा यह हुआ कि उसे चौका बर्तन के काम पर से हटा दिया गया। घर का मालिक इतना बिगड़ा था कि उसने कहा था अब बसंती कभी इस तरफ आई तो वह उसकी टांगें तोड़ देगा और उसे हवालात में बंद करवा देगा। बसंती के पास 5 घरों के जगह 3 घर रह गए थे, मतलब 5 घरों में कार्य करती थी, अब 3 घर बचे थे और इससे गुजर नहीं चलती थी। दीनू को चौका बर्तन के काम से चिढ़ थी और अन्य किसी काम के लिए वह हाथ पैर नहीं हिलाता था। तभी बसंती को यह सूझा था कि घरों में चौका बर्तन का काम छोड़ कर कहीं तंदूर लगा ले। इधर खाली ज़मीन पड़ी है बीबी जी, झट से मैं तंदूर लगा लूँगी, 2 पैसे रोटी लगवाई लिया करूँगी। बहुत लोग हैं जो अपने घर में रोटियां पकाना नहीं चाहते। पर तंदूर लगाने के लिए पैसे कहाँ से आते? जब से श्यामा बीबी ने उसके मन में यह बात डाली थी कि रुक्मी के बच्चा हो जाने पर बसंती की हैसियत 2 कौड़ी की रह जाएगी, बसंती की नींद हराम हो गई थी और दिन प्रतिदिन उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। पहले श्यामा बीबी की बातें वह लापरवाही से टाल जाया करती थी। कुछ देर के लिए उसने श्यामा बीबी के घर जाना छोड़ दिया, मतलब उसे लगा कि ये हमारे बीच में मुझे टेंशन दे रही हैं, तो वह उनके घर जाना छोड़ दिया। विशेषकर जब श्यामा ने उसे आंगन में सोने की मनाही कर दी थी और अपनी सहेली के घर भेज दिया था। जब से 2 ही दिन बाद वह पकड़ी गई थी, पर दीनू के लौट आने पर वह भागती हुई फिर से श्यामा बीबी के घर की सीढ़ियाँ चढ़ गई थी। दिल की बात कहने के लिए वह किसके पास जाती। श्यामा बीबी की बातें उसके लिए अनूठी हुआ करती, पर जब से रुक्मी के साथ बसंती रहने लगी थी, अनूठी होते हुए भी श्यामा बीबी की बातें बसंती के मन पर गहरा असर करने लगी थी और दिन प्रतिदिन वह अपना मानसिक संतुलन खोती जा रही थी। अब आए दिन वह श्यामा बीबी के घर पहुंच जाती थी और हर बार ही पहले से कहीं अधिक अशांत और उद्विग्न होकर लौटती थी। सारा वक्त उसके मन में तनाव सा बना रहता, सारा वक्त जैसे कुछ आवाज़ें सुनती रहती जो किसी और को सुनाई नहीं पड़ रही हो। बसंती, जिसे कभी अपने भविष्य का ख्याल तक नहीं आता था, अब श्यामा बीबी के साथ बैठकर तरह तरह के मंसूबे बनाती रहती थी। पर अकेले में जब कभी उसका मन बहुत बेचैन हो जाता तो वह अपने आप से कहती, यह मुझे क्या हो गया है? जब बरडू पीछे पड़ गया था तब भी मैं बेचैन नहीं थी। जब बापू घसीट कर ले गया था और लंगड़े दर्जी से बांध दिया था तब भी मैं इतनी बेचैन, इतनी दुखी नहीं थी। पर अब जब दीनू भी मेरे पास है और मेरा बच्चा भी, तो मैं क्यों सारा वक्त तड़पती रहती हूँ। कभी कभी धूमिल सा उसे इस बात का भी भास होता कि अगर वह श्यामा बीबी के घर जाना छोड़ दे तो शायद मन में इतनी बेचैनी नहीं होगी। वह जैसा उसका मन कहेगा वैसा ही करेगी। श्यामा बीबी के पास बैठने पर उसे लगता जैसे श्यामा बीबी हर बार
कोई पर्दा उठा रही हैं और पर्दे के पीछे से कोई डरावना घिनौना जंतु अपने जहरीले दांत और लाल लाल आंखें दिखाता हुआ सामने आ खड़ा होता है। तभी एक दिन रुक्मी के नन्हे बेटे को सचमुच काले 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 दस्त आने लगते हैं। कोठरी में सभी जाग रहे थे। बसंती ने दिए के झपकती अस्थिर रोशनी में देखा तो उसे लगा जैसे बच्चे का शरीर शिथिल हो गया होकर लंबा हो गया है, मुट्ठियाँ भी अधकुली और आंखें भी। जब बच्चा कराहा तो उसे यह निस्सहायता का क्रंदन जान पड़ा। ऐसे ही आवाज़ जो हाथ पैर पटकते सामान्य बच्चे की न होकर ऐसे बच्चे की हो जो आधा इधर और आधा उस पार पहुंच चुका हो। उसे लगा कि अब उसका बच्चा मर जाएगा। उसने काला दूध पिला दिया है। इसे क्या हो गया है? बसंती ने चिल्लाकर कहा। अभी तक रुक्मी घबराई नहीं थी, समझ रही थी कि पहले की ही भांति बच्चे को दस्त लगे हैं और पेट में दर्द उठा है। पर बसंती की आवाज़ सुनकर वह थप थप काँपने लगी। क्या है मेरे बेटे को, क्या हो गया? और रुक्मी भी वैसे ही कराहने लगी जैसे उसका बेटा करा रहा था। दीनू अभी भी नींद में था। उसे रुक्मी ने झिझकोर कर उठाया तो वह आँख मलता हुआ उठा और बेटे की ओर मुड़ गया। क्या है? कुछ भी तो नहीं, दस्त तो इसे रोज़ लगते रहते हैं। इसे बना दे सौंफ का पानी जैसे वैद्य जी ने बताया है। देखी तो कैसा हो रहा है। तुम कहते हो इसे कुछ भी नहीं हुआ है, बसंती ने कहा और वह आंखें फाड़े बच्चे की ओर देखे जा रही थी। मैंने पहले ही कहा था रुक्मी का दूध काला है। कैसा है? तो काला है। दीनू ने आंखें तरेर कर बसंती की ओर देखा। क्या बकेट जा रही है? उसने कहा और खाट से उठकर खड़ा हो गया। देखते नहीं इसकी सांस कैसे चल रही? बसंती बोली। रुक्मी को काटो तो खून नहीं। उसका त्रस्त आंखें बार बार दीनू की ओर उठ रही थी। उसकी आवाज़ इतनी छीड़ इतनी कपटी सी थी कि दीनू भी असमंजस में पड़ गया था। इस डायन ने मेरे बच्चे को कुछ खिला दिया, रुक्मी रोते हुए बोली। बसंती जवाब में बोली, मैंने इसे क्या खिला दिया? मैं क्या खिलाऊंगी? बच्चा अभी भी ऊ किए जा रहा था और उसकी सांसें उखड़ी हुई थी। इसके मुंह में पानी तो डाल। दीनू बोला। उसे कुछ नहीं सूझ रहा था कि क्या करे। यदि बसंती इतना चिल्लाती नहीं तो वह बच्चे की तकलीफ को सदा की भांति मामूली सा पेट दर्द ही समझता और करवट बदल कर सो जाता। पर अब की बार वह भी घबरा गया। तेरा दूध काला है तो मैं क्या करूं? मैंने क्या किया? बसंती बोली। उसकी आंखें बच्चे पर लगी थी। बसंती को लगा जैसे उसका पेट भी फूला हुआ है और उसकी सांस धौकनी की तरह चल रही है। इन लोगों को यह क्यों नजर नहीं आ रहा था? दिए की बार बार झपकती अस्थिर रोशनी में बसंती को लगा जैसे वो मौत के साए कोठरी में उतर आए हैं और रुक्मी के बच्चे की खाट पर आसपास मंडराने लगे हैं। बच्चे को कपकपी हुई और उसने फिर एक बार दस्त कर दिया। उसने मुट्ठियाँ भींची और फिर छोड़ दी। इस बीच रुक्मी पानी ले आई थी और रोते हुए बच्चे के मुंह में दो बूंद करके डालने लगी थी। बसंती ने देखा कि रुक्मी के हाथ कांप रहे हैं और पानी बच्चे के मुंह के बाहर गिर रहा है। इस डायन ने मेरे बच्चे को कुछ खिला दिया। हाय, मैं क्या करूं? रुक्मी बिलख कर बोली। मैंने खिला दिया? मैंने क्यों खिलाया? खिलाऊंगी, बसंती ने ठंडी सी आवाज़ में जवाब दिया। स्वयं बसंती को ही मन ऐसा भास होने लगा था कि उसी ने बच्चे को कुछ खिला दिया और उसका पता रुक्मी को चल गया। जिसने मेरे बच्चे को कुछ खिलाया है उसका अपना बच्चा मरे, रुक्मी की कराहती तड़पती आवाज़ ने कहा और बिलख कर रोने लगी। तो अब मेरे बच्चे को क्यों गाली देती है? मैंने क्या किया है? पर बसंती की आंखों में अभी भी बच्चे पर लगी थी। तीनों को अपनी माँ का टोटका याद आया। वह दस्त लगने पर बच्चे के पेट को कपड़े से अच्छी तरह लपेट देती थी और उसकी गरमाइश से पेट का दर्द धीरे धीरे दूर होने लगता। उसे और कुछ नहीं सूझा। उसने बच्चे को साफ करके उसकी कमर के आसपास कपड़े लपेट दिए। पर बसंती को लगा जैसे बच्चे की आंखें टेढ़ी हो रही हैं और उसकी सांस ऊपर नीचे होने लगी है। तभी बसंती जैसे सिर से पांव तक कांप उठी। उसके मुंह में से भी कराहसी निकली। सारे शरीर की झिझकोर देने वाला क्रंदन। हाय, इसे क्या हो गया है? तुम देख रहे हो, करते कुछ भी नहीं। और दूसरे क्षण बसंती चील की तरह बच्चे की देह पर झपटी, उसे दोनों बाहों में उठाया, चादर में लपेटकर दरवाजे से बाहर निकली और लेके वैद्य जी के खोल कर भागी
भागती हुई बाहर निकल गई। वह मेरे बच्चे को मार डालेगी। रुक्मिणी चिल्लाई। दीनू हदबुद्धि सा देखे जा रहा था। जब रुक्मिणी चिल्लाती हुई उठी और दरवाजे की ओर लपकी, दीनू दरवाजे के पास जाकर बसंती को पुकारने लगा, लौटा बसंती लौटा, मैं कहता हूँ इसे कहाँ ले जा रही है। प्रभात के झुरपुटे में मैदान के पार पेड़ के पास उसे बसंती का भागता साया नजर आया। सर्दी का मौसम था, धूप गहरी हो रही थी। बसंती भागती हुई धुंध और कोहरे के धुंधलके में खो गई। वह मेरे बच्चे को गला घोट देगी, वह उसे मार डालेगी, मेरा बच्चा ठिठुर कर मर जाएगा। रुक्मी बिलखती जा रही थी। बसंती लौटा। दीनू ने फिर चिल्लाकर कहा, आओ आओ ना, हाय आओ, मेरे बच्चे को मार डालेगी। रुक्मी ने फिर तड़प कर कहा। दीनू कोठरी में से बाहर निकला, बसंती को पुकारता हुआ उसके पीछे पीछे, पर बसंती आंखों से ओझल हो चुकी थी। बसंती ने सड़क पर नजर आई न ताल के पास न झाड़ियों के झुरमुट के निकट, तो जो ताल के किनारे खड़ा था। दीनू लौट आया और सचमुच आकर घाट पर बैठ गया। रुक्मी जमीन पर आधी पड़ी हाथ पांव पटक रही थी और कराहे जा रही थी, कुछ नहीं होगा। रोना बंद कर सभी निष्क्रिय लोगों की भांति दीनू ऊंचा ऊंचा बोलकर अपने को भी और रुक्मी को भी आश्वस्त करना चाहता था। भी खतरे की कोई बात नहीं है। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं उसके बेटे को संख्या दे दूंगी। तुम बैठे मुंह ताकते रहे हो। और वह डायन मेरे बच्चे को उठा ले गई। प्रातः के छुटपुटे में बसंती एक डॉक्टर के घर के बाहर मंडरा रही थी। 6 बार दरवाज़ा पीट चुकी थी। कुछ ही क्षण रुकने के बाद वह फिर से दरवाजे पर घूसे मारने लगी। डॉक्टर साहब दरवाज़ा खोलो, डॉक्टर जी दरवाज़ा खोलो। आखिर जब अंदर की बत्ती जली और डॉक्टर ने दरवाज़ा खोला तो एक बेसुध सी हाँफती हुई लड़की बच्चे को बाहों में लिए खड़ी थी। इसे देखिए तो डॉक्टर जी, इसे काले दस्त आ रहे हैं, इसका सांस भी कैसे चल रहा है। डॉक्टर हड़बड़ाया, न वक्त देखते न जगह देखते दौड़े चले आते हैं, पर बसंती के व्याकुल घबराए हुए चेहरे को देखकर नरम पड़ गया। अंदर ले आओ, डॉक्टर ने कहा और अंदर की ओर घूम गया। डॉक्टर ने बच्चे को मेज पर लिटाया, कमर के आसपास लपेटा कपड़ा खोला, उसके पेट को टटोल कर देखा, आंखों की पलकों को उठाकर देख कर अच्छी तरह मुआयना करता रहा। इसकी आंखें कैसी हो रही हैं डॉक्टर जी, इधर जाकर बैठ जा, डॉक्टर ने बसंती से रुखाई के साथ कहा। बसंती पीछे बेंच पर जाकर बैठ गई। बच जाएगा ना डॉक्टर जी, उसने भर्राई हुई व्याकुल आवाज़ में कहा। डॉक्टर बच्चे पर झुका चुपचाप मुआयना करता रहा। क्या है बच्चे को? इसे काले दस्त आ रहे हैं डॉक्टर जी। कहाँ काले दस्त आ रहे हैं? और बच्चे को पोतड़ा उठाकर बसंती के सामने इसे बढ़ाते हुए बोला, कहाँ है काले दस्त? डॉक्टर जी तो यह बच जाएगा ना, इसे हुआ क्या है? अरे इसे दस्त आए डॉक्टर जी, इसका सांस उखड़ने लगा था, इसकी आंखें टेढ़ी हो रही थी, हाथ पैर ठंडे हो रहे थे, मैं इसे उठा कर ले आई हूँ। डॉक्टर बहुत बोलने वाला आदमी नहीं था। उसने कागज़ लेकर नुस्खा लिख दिया और सिर से पाँव तक घबराई कांपती बसंती की ओर मुस्कुराकर बोला, इसे 3 घंटे के बाद देती जा, तेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। बसंती उठ खड़ी हुई थी और डॉक्टर की ओर देखे जा रही थी। मतलब उसे हो रहा था कि ये क्या हो रहा है। अंग अंग में गहरे संतोष की लहर सी उठ रही थी। दिन चढ़ाया था जब बसंती रुक्मी के बच्चे को छाती लगाए कोठरी की ओर लौट रही थी। सूरज की पहली किरणों में कोहरे का धुंध छटने लगी थी। बसंती को लग रहा था जैसे कोई दुस्वप्न टूट गया हो और आस पास की चीज़ें फिर से सुहावनी नजर आने लगी हो। जैसे दुस्वप्न के भंग होने पर उसने आंखें खोल दी हो और सारा संसार शांत और प्रातः की किरणों में नहाया नजर आने लगा हो। उसका रोम महसूस कर रहा था कि रुक्मी का बच्चा उसे कंधे से लगकर गहरी नींद में सो रहा था और उसकी सांस बड़ी समतल, बड़ी धीमी चल रही थी। मुझे क्या हो गया था? बसंती बार बार अपने से एक ही सवाल पूछती चली जा रही थी। कोठरी में पहुंचकर उसने बच्चे को रुक्मी की गोद में रखा। ये ले अपना लाल, मैं दवाई लेने जा रही हूँ।
और बक्से में से पैसे निकालने लगी। मैंने डॉक्टर के पास गई तो मेरे पास पैसे नहीं थे, पर डॉक्टर जी ने फीस मांगी ही नहीं। अब ये 15वां अध्याय और अंतिम अध्याय शुरू हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे। आइए शुरू करते हैं। दिन बीतने लगे। बसंती की भीगी भीगी ममता जो एक बार फूटी तो फिर थम नहीं पाई, उसी से उसका सारा द्वेष, सारी घृणा, सारी ईर्ष्या बह गई। उसके मन में फिर से स्थिरता आ गई। वह फिर से चहकने बोलने लगी। यूँ भी बसंती भावनाओं के झूले पर झूलने वाला जीव थी। अंदर से ज्वार उठता तो वह नाचने लगती, प्रियजनों से लिपटने लगती, हंसने बोलने लगती। उसका स्वभाव ही ऐसा था। उस दिन प्रातः जब वह रुक्मी के बच्चे को छाती से लगाए मुस्कुराती हुई कोठरी में लौटी थी तो रुक्मी तो देख केवल इतना ही समझ पाई थी कि बसंती जो उसके बेटे को मारने निकली थी वास्तव में उसे मौत के मुंह से निकाल कर ले आई। उसके मुंह से बोल नहीं फूट रहा था, यह केवल अपने बच्चे को छाती से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी थी। केवल बसंती को अभी भी इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि बच्चे की मृत प्राय स्थिति उसका भ्रम प्राय था या सचमुच बच्चे की सांस उखड़ने लगी थी। एक बार सहज हो जाने के बाद उसका मन फिर डोला नहीं। कुछ ही दिन बाद एक दिन उसने अपना फैसला सुनाते हुए घरवालों से कहा, अगर मैं तंदूर लगाने जा रही हूँ, हम सब मिलकर तंदूर पर काम करेंगे। बात अभी भी दीनू के जेहन में नहीं उतरी थी। बसंती हंसकर बोली, हम इस तरह उल्लू की तरह क्या देखे जा रहे हो? बसंती हंसकर बोली, इस तरह उल्लू की तरह क्या देखे जा रहे हो? कह जो दिया उधर तंदूर लगाऊंगी, इधर पास में ज़मीन का टुकड़ा खाली पड़ा है ना, वहीं पर हम अपना तंदूर लगाएंगे, रोटियां सेक कर भी देंगे और बेचेंगे भी, और साथ में दाल सब्जी भी बना दिया करेंगे। यहाँ पर पहले भी किसी का तंदूर लगा था। दीनू अभी भी नाक बहुत चढ़ा रहा था, उसे यह काम झंझट वाला लग रहा था। इसमें तौहीन भी नजर आई। कहा बारात के लिए खाना बनाने का नकचढ़ा काम और कहाँ पैसे की रोटियां लगाने वाला तंदूर। लेकिन न बारातों में उसे अभी तक कोई काम मिला था और न ही कहीं नौकरी मिल पाई थी, और घर में भी 2 बच्चे और 2 बीवियां। फिर भी अपनी हुकूमत जताए बिना वह नहीं रह सकता था। कोई तंदूर वंदूर नहीं लगेगा, कह दिया कि दोपहर का समय है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। चलिए आगे चलते हैं। मेरे पास 5 घरों में से अब 3 घर रह गए हैं, इससे गुजर नहीं चल सकती। तंदूर लगा लेंगे तो हम तीनों उस पर काम करेंगे। दीनू बड़बड़ाता रहा। बसंती ने उसके साथ बहस करना जरूरी नहीं समझा और दूसरे ही दिन बसंती इस काम पर जुट गई। कुछ ईंटें उसने अपने कोठरी के पिछवाड़े से बिखरे पड़े मिल गई। 2-2 करके वहाँ उन्हें उठा लाई। लोहे की दुकान के बाहर सरिया टुकड़े के बिखरे पड़े थे। बसंती वहाँ से 2 टुकड़े उठा लाई और स्वयं ही मोड़ मार कर उन्हें ठीक कर लिया। एक बोरी का टुकड़ा भी आ गया। चबूतरे पर बिछाने के लिए मस्ताट का टुकड़ा और 3-4 बोरियां श्यामा बीवी के घर से मांग लाई थी। मिट्टी का घड़ा वहाँ एक पियाऊ पर से उठा लाई थी, जहाँ जाड़ों के साथ पियाऊ बंद पड़ा था। बसंती ये सारी बातें कर रही थी, है ना, पड़ा था कि कल्पना अब तंदूर के इर्द गिर्द अपने इंद्रलोक का निर्माण करने लगी थी। जब तंदूर चल निकलेगा तो मैं पीतल के 2 बड़े पतीले भी ले जाऊंगी। तंदूर पर पीतल का चमचमाता पतीला रखा हो तो राह जाते को भी भूख लग जाती है। दीनू रोटियां सेकेगा, मैं थाली परोसूंगी और पैसे वसूल किया करूंगी। वक्त आने पर गर्मियों से पहले ही इधर एक छप्पर भी डाल देंगे। छप्पर के नीचे एक लंबी छड़ टांग कर उस पर चमचमाता हरिकेन लैंप टांग देंगे। अगर पैसे हुए तो गैस का लैंप ले आएंगे, उसकी रोशनी भी सड़क तक जाएगी। चबूतरे पर दोनों बच्चे खेला करेंगे। कभी कभी तो बसंती को सचमुच लगता जैसे तंदूर के पास चबूतरे पर पीतल के पतीले चमक रहे हों। टाट पर एक ओर तो रुक्मी का बालक सो रहा है और दूसरी ओर ऊपर पप्पू बैठा गोलियां खेल रहा है। खूंटे पर से लटकता लैंप जैसे उसके भविष्य को भी रोशनी
रोशन कर रहा हो। तंदूर बनाकर तैयार हो गया। सचमुच बसंती रोटियां सेकने लगी और सचमुच ही नन्हा तंदूर के आसपास खेलने लगा। और तंदूर पर खाना खाने वाला पहला ग्राहक कोई माने या नहीं माने लंगड़ा बुलाकी था, जो बसंती की ही टोह में मतलब उसे खोज रहा था। टोह में इधर उधर आ निकला था और भूख लगने पर तंदूर पर खाना खाने बैठ गया था। इस वक्त दीनू तंदूर पर बैठा रोटी सेक रहा था और बसंती पास में बैठी दाल में करछुल चला रही थी। बुलाकी ने दीनू को नहीं पहचाना, पर बसंती ने बुलाकी को देखकर झट से घूंघट काढ़ लिया था। टेढ़ी होकर बैठ गई थी। खाना खाते समय बुलाकी दीनू और बसंती के बारे में सवाल पूछने लगा कि क्या वह दीनू नाम के उस हरामी को जानता है जो उसकी घरवाली को दूसरी बार भगाकर ले गया है, कि वह उधर ही कहीं रहता है। इस पर घूंघट के पीछे से बसंती हंसकर फुसफुसाई थी, इनसे पूछो जी कौन थी इनकी घरवाली। बुलाकी ने नाम बताया तो फिर घूंघट के पीछे से बसंती फुसफुसाई, पूछो जी इनसे वह क्यों भाग गई थी। और देर तक बसंती उसके साथ ठिठोली करती रही थी। खाना खा चुकने पर बुलाकी ने कहा था, भगवान तुम्हारा भला करें, उस हरामी का पता चले तो भैया इधर चौधरी नाई बैठता है उसे बता देना, बाकी बंदोबस्त हम खुद कर लेंगे। और लाठी पटपटाता चला गया था और बसंती देर तक हंसी से लोटपोट होती रही थी। पर तंदूर चल नहीं पाया। बसंती का तंदूर बाबू लोगों के 2 मंजिले घरों से थोड़ा दूर पड़ता था। रोमेश नगर ढापा बस्ती के बहुत से लोगों को ज़रूरत पूरी कर रहा था। वक्त रहते बसंती का तंदूर चल भी निकलता, क्योंकि बसंती उस पर दिन भर पसीना बहाती थी। पर उसके जीवन में फिर से बादल घिरने लगे थे। दीनू और रुक्मी के बीच फिर से खुसर फुसुर होने लगी थी। फिर से रुक्मी की नज़र टेढ़ी होने लगी थी और उसमें संशय और ईर्ष्या का और अविश्वास झलकने लगे थे। फिर से दीनू भी कड़वा बोलने लगा था, बात बात पर झापड़ की धमकियाँ देने लगा था। बसंती के हाथ में से दिन भर की कमाई के पैसे छीनने लगा था। बसंती को इस बात का आभास होने लगा कि फिर से कोई संकट आने वाला है, पर उसने विशेष ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लगी रही। फिर एक दिन तूफान फट गया। रुक्मी ने सुबह उठते ही अपना सामान बांधना शुरू किया और शीघ्र ही दीनू भी उसके साथ शामिल हो गया। बसंती हैरान सी खड़ी रह गई। क्या कर रहे हो? बसंती ने पूछा तो दीनू ने दुखाई से कहा, देख तो रही है क्या कर रहा हूँ, हम लोग गांव जा रहे हैं। बसंती अवाक सी उनकी ओर देखती रह गई। उसके बाद न उन दोनों ने कुछ कहा और न बसंती ने कुछ बोली। केवल पप्पू को बसंती ने अपने साथ सटा लिया था। सचमुच खड़ी यह नया कौतुक देखती जा रही थी। और अब बसंती अपने बेटे को कंधे पर बैठाए धीरे धीरे बस स्टॉप की ओर से अपनी कोठरी की ओर लौट रही थी। रुक्मी और दीनू अपने नन्हे बेटे को लेकर गांव लौट गए थे। बसंती अभी अभी उन्हें बस पर चढ़ाकर आ रही थी और बड़ा खाली खाली महसूस कर रही थी। बस कंडक्टर ने बस के अंदर उनकी ट्रकी रखने से इनकार कर दिया था और दीनू उससे उलझ गया था। फिर बसंती ने चवन्नी कंडक्टर के हाथ में रखी थी और उसने बड़बड़ाते हुए ट्रंकी को रखने की इजाज़त दे दी। दीनू कहता तो था कि रुक्मी और बच्चे को छोड़कर घर छोड़कर लौटेगा, मतलब वो वापस दिल्ली आएगा, मगर कौन जाने लौटेगा या नहीं। बसंती का मन कह रहा था कि नहीं लौटेगा, इसे अब मेरी ज़रूरत नहीं रह गई, यह क्यों लौटेगा। रुक्मी अपने बेटे को छाती से लगाए बस में बैठी बड़ी खुश नजर आ रही थी। मेरी तरफ देखा तक नहीं, पप्पू से भी बोली तक नहीं बोली तो क्या। दीनू ने भी पप्पू से प्यार दुलार नहीं किया। बस छूटने से पहले कुछ देर तक वह गोद में उठाए रखा और जब बस चलने लगी तो मेरी गोद में देकर पीठ मोड़ ली। झूठा कहीं का फिर से उसे पटक कर चला गया। अब यह नहीं लौटेगा, अब उसी के साथ रहेगा। दिन खुल गए थे। हवा में कलियों की सुगंध फैली थी। धूप में चलना अच्छा लगता था। पास का वातावरण भी जड़ों के खत्म होने के बाद निखरा सा लग रहा था। पर बसंती बेसुध सी अपने बच्चे को उठाए
अपने बच्चे को उठाए चली जा रही थी। श्यामा बीवी के घर के सामने से गुजरते हुए बसंती ने आंख उठाकर छज्जे की ओर देखा, पर उसका मन नहीं किया कि सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाए। श्यामा बीवी को बताऊंगी तो वह यही कहेंगी चला गया या नहीं, मैंने कहा था या नहीं कि बसंती तू सांप पाल रही है, रुक्मी की कोख से बच्चा हुआ तो तू धूल मिट्टी हो जाएगी। मैंने कहा था या नहीं कि दीनू को 2 कौड़ी का आदमी है, देख लिया तुझे जूती में पानी मिला गया है। श्यामा बीवी सदा इस तरह बात करती है जैसे उसने कोई बाजी जीत ली हो। श्यामा बीवी को इस बात का दुख नहीं होगा कि दीनू फिर से मुझे छोड़कर गया, उसे इस बात का ज़्यादा खुशी होगा कि उसका कहना सच निकला। श्यामा बीवी से अब बसंती का मन उचट गया था। उसने बहुत दिनों से श्यामा बीवी के घर जाना छोड़ दिया था, खासतौर से उस दिन के बाद से जब रात को रुक्मी के बेटे को काले दस्त लगे थे और बसंती सारा वक्त ईर्ष्या की आग में जलती रही थी। वह फिर वैसा अनुभव नहीं करना चाहती, पर पुरानी आदत के मुताबिक अब कोई घटना घटती तो बसंती को श्यामा बीवी का ध्यान आता कि उसे जाकर सारा किस्सा सुनाओ, पर आज वह श्यामा बीवी के घर नहीं गई। सामने से होकर सीधी मार्केट की ओर जाने लगी। पप्पू को उठाकर चलना बसंती के लिए आसान नहीं था। बार बार वह रुक जाती, किसी किसी वक्त उसे उतारकर थोड़े थोड़े कदम उसे अपने साथ पैदल चलवाती। वह तंदूर को बनाए रखेगी, सारे घर की न सही 2 जीवों की रोटी का जुगाड़ तो हो ही जाएगा। पप्पू उसकी आंखों के सामने तो रहेगा, आगे देखा जाएगा जो होगा। जब दिन भी खुल गए, जाड़ा खत्म हो गया, अकेले में मुश्किल तो बहुत होगी, पर देखा जाएगा। अपने लोगों से जाकर मिलूंगी, क्या मालूम राधा ही लौट आई हो और मेरे साथ तंदूर लगाने को तैयार हो जाए, क्या मालूम माँ ही मेरे पास इधर आकर बैठ जाया करे, इधर ही तो काम करती है। माँ का ध्यान आते ही उसका मन हुआ माँ से जाकर मिले। उस रोज़ दूध के बूथ पर माँ मिली थी तो उसके साथ अपनी पहली बार प्यार से बोली थी। पहले तो नाक मुंह चढ़ाकर मुंह फेर लिया करती थी, बापू से डरती तो थी, इसलिए अब तो गली मोहल्ले के लोगों से मेरे बारे में पूछती भी रहती है। इन्हीं ख्यालों में उलझी बसंती चली जा रही थी। जब उसे पीछे की ओर देखा तो अजीब सा शोर सुनाई दिया। बसंती ने इधर उधर मुड़कर देखा, उसकी समझ में नहीं आया कि यह कैसा शोर है। वह सड़क के पार पेड़ की ओर देख रही थी जब उसे अपने दाएं हाथ भागते कदमों की आवाज़ आई। एक घर की दीवार के साथ बैठने वाला बूढ़ा मोची एक घर के साथ बैठने वाला बूढ़ा मोची बूढ़ा मोची अपना बक्सा सिर पर उठाए हाँफता हुआ भागकर सड़क पार करने लगा था और दीवार के पास एक पुलिस की सिपाही खड़ा बड़ी सी गैती के साथ चबूतरा तोड़ रहा था। पास में ही 3-4 सिपाही और भी थे। सभी ने फिर सिर पर हरे रंग की लोहे की टोपियां पहन रखी थी और उसके ऊपर मोटी रस्सी की जाली लगा रखी थी। देखते ही देखते सारे इलाके में भगदड़ मच गई थी। जगह जगह पुलिस के आदमी की टोपियां नजर आ रही थी। कहीं पर कोई पुलिस का आदमी डंडा हाथ में उठाए किसी के पीछे भाग रहा था, कहीं पर वह लाठी के साथ कुछ तोड़ रहा था। इतने ज़्यादा पुलिस के आदमी सहसा पहुंच गए थे जितने बसंती ने केवल उस दिन देखे थे जब टीले पर बस्ती तोड़ी गई थी। पटरी वालों को उठा रहे हैं। यह आवाज़ बिजली की तेज़ी से चारों ओर फैल गई। जिस तरीके से बिजली जाती है उसी तरीके से ये आवाज़ भी चारों तरफ फैल गई। बसंती पप्पू को लेकर एक ओर हट गई। उसने देखा मार्केट को जाने वाली सड़क पर एक फल वाला जो हथठेला लगाता था कुछ आदमियों से घिरा खड़ा है और कोई हंगामा सा हो रहा है।
यहाँ भी हड़बड़ी है और हवा में लाठियाँ उठ रही हैं और फिर सहसा सड़क पर बहुत से संतरे और सेब और जाने क्या क्या लुढ़कने लगे हैं। कुछ दूर चौराहे के पास पटरी पर बैठा पहलवान फल वाला हड़बड़ाया हुआ अपने फलों की टोकरियाँ उठा उठा कर लपक लपक कर पिछले घर के आंगन में रख रहा था। उठाओ उठाओ, वह बार बार बोले जा रहा था। भागते हुए बूढ़े मोची का बक्सा सिर पर से गिर गया और गिरते ही खुल गया। चमड़े के बदरंग से छोटे छोटे टुकड़े और थी गलियाँ, धागे, टायर के टुकड़े, सभी औजार और छोटे छोटे कील सड़क पर बिखर गए। बूढ़ा मोची इतना घबराया हुआ था कि उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या उठाए और क्या नहीं उठाए। हड़बड़ाया हुआ ही वह बार बार सिपाहियों की ओर देख रहा था। अपनी ओर एक पुलिस वाले को आते देख वह बक्सा वहीं छोड़कर भागता हुआ पार्क के फाटक में घुस गया। नाली के पास एक खोमचे वाले और खोमचा और चमचमाता पीतल का बड़ा सा पतीला वहीं उलट दिए गए थे और एक लठ खोमचे वाले के जलजीरे से भरे मिट्टी के घड़े पर पड़ा, जिससे सारा जलजीरा फव्वारे की तरह उछला और सड़क के किनारे बहने लगा। फिर पहले से घबराई हुई आवाज़ आई। बसंती ने मुड़कर देखा। पीछे से एक लारी घरघराती हुई चली आ रही थी। उस पर भी लोहे की हरी हरी टोपियां पहने पुलिस के सिपाही खड़े थे। लारी बड़ी तेज रफ्तार से आ रही थी। बसंती झट से एक तरफ को हट गई। लारी निकल गई तो थोड़ी देर बाद बसंती ने देखा उसका बाप सड़क पर लारी के पीछे पीछे भागता हुआ आ रहा। दे आओ मेरा थैला, दे आओ, ए साहिब मेरा थैला दे आओ। बसंती का बूढ़ा बाप का दौड़ कर बदहवास हो रहा था। उसकी टांगें लड़खड़ा रही थी, पर वह बसंती भी दौड़े जा रहा था। ये साहिब मेरा थैला दे जाओ। उसका नीले रंग का कुर्ता पसीने से भीग गया था और वह बुरी तरह हाफ रहा था। लारी उत्तरोत्तर दूर होती जा रही थी, पर लड़खड़ाते कदमों से चौधरी अभी भी भागता जा रहा था। लारी के अंदर हथठेले, मेज, बक्से जाने क्या क्या लदे थे। बाप को यूं भागता देखकर बसंती को रुलाई आ गई। उसका गला रूद गया। उसने अपने बाप को इस हालत में पहले कभी नहीं देखा था। वह सदा उसकी आंखों के सामने एक दैत्य सा लगा करता था। उसे मालूम नहीं था कि किसी दिन वह उसे नंगा सिर, निस्सहाय, पसीने से तर, लाचारगी पे भागता हुआ देखेगी। बसंती ने वहीं खड़े खड़े चिल्ला कर कहा, बापू, पर उसके बाप ने नहीं सुना। बसंती उसके पीछे पीछे भागकर जाना चाहती थी, लेकिन उसने पप्पू को गोद में उठा रखा था। कैसे भागती। बाप का नीला कुर्ता दूर चला गया था। लारी आंखों के ओझल हो चुकी थी, पर बसंती का बाप बार बार हाथ उठाया सड़क के बीचों बीच अभी भी उसके पीछे भागा जा रहा था। तभी उसे सड़क पर अपनी माँ भागती हुई नजर आई। वह भी घबराई हुई थी और हाथ पसार पसार कर पुकार रही थी, हाय जी लौट आई हो, हाय जी लौट आई हो। माँ का पल्ला गले में आ गया था और पैर नंगे थे। उसकी आवाज़ फुसफुसाकर रह जाती थी। लगता था माँ अभी गिरी की गिरी। बसंती ने माँ को पुकारा, पर आसपास के शोर में माँ ने भी नहीं सुना। इसी बीच एक और लारी दहाड़ती हुई सड़क पर से गुजर गई। अगर बापू का थैला पुलिस वाले उठा कर ले गए हैं तो चाचे की स्त्री और चचेरे भाई का हथठेला भी उठाकर ले गए होंगे। तभी उसे बड़ी सड़क की ओर से गोविंदी भागती नजर आई। गोविंदी को आप याद रखिएगा। ये जो है गोविंदी पात्र है, आप देखेंगे मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गोदान की। वह रोए जा रही थी। भारी भरकम गोविंदी से भागा नहीं जा रहा था। वह 2 कदम भागती फिर
वह 2 कदम भागती, फिर रोती हुई धीरे से चलने लगती और फिर से भागने लगती। दाढ़ीजार सब तोड़ गए, मैं कहीं की नहीं रही, सब तोड़ गए। दाढ़ीजार मेरा बक्सा उठा कर ले गए। दाढ़ीजार सच तोड़ गए। वह रोती हाँफती हुई बोले जा रही थी। मार्केट के बड़े बड़े दुकानदार और इतने ही मनचले दुकानदारों के बाहर आकर खड़े हो गए थे और खुमचे वाले नाई धोबी मोची पटरी पर बैठकर धंधा करने वालों को खदेड़े जाने का तमाशा देख रहे थे। वह मारा एक दुकानदार के चबूतरे पर खड़ा एक मोटे से आदमी ने अपनी रान खुजलाते हुए कहा, बसंती ने देखा बैंक की इमारत की बाहर छोटी सी बहरी पर टंगी छाट के बर्तन पर लाठी पड़ी थी और बर्तन सड़क पर लुढ़कने लगा था। उसकी आंखें पार्क के सामने पटरी पर खड़े सिपाहियों पर गई, जिन्होंने चाट वालों का बर्तन डंडे से उलट दिया था और बर्तन लुढ़कता हुआ सड़क के बीचों बीच चला आया था। वह मारा एक आवाज़ आई। नज़दीक ही पुलिस के एक सिपाही ने बूट पालिश करने वाले एक लड़के का पालिश का बक्सा उठा रखा था और उस लड़के की टोपी सिर पर से उतारकर दुकान की छत पर फेंक दी गई थी। आसमान खड़े दुकानदार हंस रहे थे। पुलिस का सिपाही खुद भी हंस रहा था। भाग जा नहीं तो तुझे भी उठाकर छत पर फेंक दूंगा, पुलिस वाले ने कहा और आसपास के खड़े दुकानदारों की ओर देखकर हंसने लगे और लड़के का पालिश का बक्सा अपने पास पटरी पर रख लिया। दुकानदार और हंस रहे थे। बसंती की माँ भी अब आंखों से ओझल हो चुकी थी। न जाने दोनों घिसटते हुए कहाँ जा रहे थे। बसंती की आंखें पीले पड़ गया था और आंखों में से टप टप आंसू गिर रहे थे। उसके बाद दो तीन लारियां और वहाँ से गुजरी। सभी पर सिपाही थे, सभी पर पटरी से उठाए हुआ सामान था। कुछ पर इक्के दुक्के और लोग भी थे। ये वे लोग होंगे जिन्हें पुलिस पकड़कर अपने साथ ले जा रही थी। वे लोग जिन्होंने अपना सामान नहीं उठने दिया होगा। तभी बसंती को अपने तंदूर का ध्यान आया। क्या मालूम उसे भी तोड़ गए होंगे। तभी तोड़ गए हों। मेरा तो बेंच भी वहाँ रखा और परात का भांडे भी और आटे का कनस्तर भी। बसंती घबरा गई। रुक्मी और तीनों के साथ घर से निकलते समय वहाँ एक बुढ़िया पड़ोसन को तंदूर के पास बिठा आई थी। बसंती पार्क के साथ साथ आगे की बढ़ने लगी थी। पप्पू को गोद में उठाकर उसके लिए तेज चल पाना कठिन हो रहा था। उसका दिल कह रहा था कि तेज चलने में अब कोई तुक नहीं है, कोई लाभ नहीं है। जो होना था सो हो चुका होगा। मोड़ काटने पर ही उसे आभास हो गया कि सब समाप्त हो चुका है। अहाते में धूल उड़ रही थी। यूं वहाँ पर कोई नहीं था, न सिपाही न कोई लारी का। हाँ, कुछ बच्चे जो अभी तक लारियाँ और सिपाहियों के तमाशा देखते रहे थे, इधर डोल रहे थे। मिट्टी के मलबे पर दो बांस के आड़े तिरछे खड़े थे। इन पर वह अपना लैंप टांगा करती थी। चबूतरे के नीचे हरिकेन लैंप औंधा पड़ा था। उसकी चिमनी टूट चुकी थी। पास में 2-3 प्लेटें टूट पड़ी थी। सिपाहियों की गैतियाँ उसके टूटे फूटे बेंच पर भी पड़ी थी और वह भी जमीन पर औंधा पड़ा था और उसकी टांगे ऊपर को उठी थी। टाट नजर नहीं आ रहे थे, शायद मलबे के नीचे दबे पड़े थे। मिट्टी की परात की ठिकरियाँ कुछ बर्तरे चबूतरे के ऊपर कुछ नीचे बिखरी पड़ी थी। तंदूर का गैतियाँ मार कर वैसी ही निर्ममता से तोड़ फोड़ दिया गया था जैसे बस्ती तोड़ने पर घरों के चूल्हे और अंगीठियों को तोड़ा गया था। इस खंडहर के पास बसंती देर तक खड़ी अपनी उजड़ी गृहस्थी का रूप देखती रही। तभी उसे सामने से
मोड़ काट कर आती श्यामा बीबी नजर आई मार्केट में। मैंने पुलिस वालों को देखा, तभी मुझे खटका हुआ। मैंने कहा जाकर अपनी आंखों से देख जाऊं। फिर इधर उधर देखते हुए बोली, दीनू कहाँ है और उसकी घरवाली? मुझे यही डर था कि तेरे तंदूर को भी नहीं छोड़ेंगे। आसपास डोलते बच्चे भी बसंती के पास आ गए। एक लड़के ने कहा, तेरे बर्तन पुलिस वाले लारी में लाद कर ले गए, आटे का कनस्तर भी। फिर दूसरा बोला, बुढ़िया ने शोर मचाया तो पुलिस वालों ने उसे गालियां दी और डंडा मारा। बसंती चुपचाप खड़ी रही। दीनू कहाँ है और उसकी घरवाली? श्यामा बीबी ने फिर से पूछा। वे तो यहाँ से चले गए बीबी जी। चले गए? कहाँ गए? श्यामा बीबी का सारा ध्यान और दिलचस्पी टूटे तंदूर से हटकर दीनू और रुक्मी पर आ गई। वे अपने गांव लौट गए बीबी जी, और तुमने उन्हें जाने दिया? फिर बसंती की ओर देखकर बोली, और उन्हें तुम्हें इस हालत में छोड़कर चला गया? फिर बसंती के पास आकर अपनी तर्जनी चमकाते हुए बोली, देखो देखो बसंती, मैंने कहा था या नहीं? बसंती मुस्कुरा दी। हाँ बेबी जी, आपने कहा था। मैंने पहले दिन ही कहा था, यह आदमी अच्छा नहीं है, यह एक दिन तुझे बर्बाद करके छोड़ेगा। बसंती चुपचाप खड़ी रही, हौले हौले मुस्कुराती हुई बोली, तो आप बीबी जी? श्यामा ठिठक कर बसंती के चेहरे की ओर देखने लगी। अब क्या करेगी पगली, कहाँ जाएगी? क्यों बीबी जी? पीछे मेरी कोठरी है, पास में पप्पू है। मलबे के ढेर की ओर नज़र घुमाकर श्यामा बीबी सिर हिलाते हुए बोली, मैंने कहा नहीं था यह तंदूर मत लगाओ? किसी दूसरे आदमी की ज़मीन पर तुमने अपना तंदूर बना लिया था तो क्या बीबी जी? बसंती ने अनमनी सी आवाज़ में कहा। अब उसे पुलिस ने तोड़ डाला या नहीं? बसंती चुप रही, सिर को तनिक झटक दिया। एक उदास सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर खेल रही थी। बसंती ने पप्पू को गोद में उठा लिया था, जो ज़मीन पर पड़े टूटी प्लेटों के टुकड़े के साथ खेलने लगा था, और बसंती जिस ओर से आई थी उसी ओर जाने लगी। अब आप देख पा रहे होंगे, जिस ओर से आई थी, मतलब कि जिस ज़िंदगी से वो उबरना चाह रही थी, वापस उसकी ज़िंदगी वहीं पे जाके फंस गई है ना, उसी ओर जाने लगी। तू कहाँ जा रही बसंती? श्यामा बोली, बापू का थैला उठा कर ले गए बीबी जी। वहीं लारी के पीछे पीछे भाग रहा था, माँ भी भाग रही थी। मैं उनकी ओर जा रही हूँ, देखूँ कहाँ पर हैं। और बसंती पप्पू को छाती से लगाए पिछली सड़क की ओर घूम गई। यहीं पे यह उपन्यास समाप्त होता है। आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर भेजिएगा। आपको बताना चाहेंगे, कोणार्क जो नाटक है और वो पूरा हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। सिंदूर की होली, और ये पूरा है जितने मतलब कि यूजीसी नेट के काफ़ी सिलेबस हमने कवर कर लिए हैं। 21 कहानियाँ चैनल पे अपलोड हैं, और आप जान पाएंगे कि वस्तुनिष्ठ हिंदी पुनीत राय की पूरी पुस्तक हमारे चैनल पे अपलोड की जा चुकी है। तो ये रहा यहाँ पे आपका बसंती उपन्यास, आज इसका 31वीं हुआ। और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और 125 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी भी हम कर रहे हैं, उसकी हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, और आप देखेंगे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल तक की प्रश्नोत्तरी और व्याकरण की टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। अगर आपको समय मिले तो ज़रूर देखिएगा, और हर वीडियो के नीचे आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।